बेटा एक प्रिंसिपल समझना है एंड दैट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity. Now, what is principle of homogeneity? Principle of homogeneity states that only the like terms can be added to the like terms, and like terms can only be subtracted with the like terms, and also the dimensions of the same fundamental quantities can be compared with each other. Okay. Is this okay, beta? Yes, sir. Okay. एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने बेटा अब तक छोटी क्लासेस से लेके अभी तक आप जब भी कभी मैथमेटिक्स करते हो तो लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो। मींस x में से x वाली टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे। यू कैन नेवर सब्ट्रैक्ट 2x, मतलब यू डोंट हैव एनी आंसर। अगर मैं आपसे कहूँ 2x minus 3y, व्हाट इज द आंसर, तो आप कहोगे सर कुछ आंसर नहीं होगा, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। आइदर वी कैन सॉल्व इट इन द टर्म्स ऑफ x और इन द टर्म्स ऑफ y। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 4 minus 2 या 4x minus 2x, तो आप कहेंगे 2x। मींस like terms can only be subtracted from the like terms and like terms can only be added with the like terms। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ like terms की ही dimensions को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बात हमें कहता है। अगर इसी बात को हम ध्यान से देखें तो जब भी कभी कोई एक फॉर्मूला बनाया जाता है तो फॉर्मूला, अच्छा आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री किया था, ठीक है। वहां पर आप आइडेंटिटीज प्रूव करते थे, तो क्या करते थे, आप करते थे LHS इज इक्वल टू RHS। इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन आइडेंटिटी इज प्रूव्ड दैट इट इज करेक्ट। लेकिन अगर नहीं होता था तो हम कहते थे कि नहीं, दिस इज नॉट कंफर्म्ड आइडेंटिटी। ओके, यही बात थी। ऐसा ही करते थे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो बेटा फिजिक्स में भी हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, हम अपने आप से कोई फॉर्मूला नहीं बनाते। हर एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो जो एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है वो एप्लीकेशंस इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। एंड दोज एप्लीकेशंस आर, द फर्स्ट वन इज टू चेक द करेक्टनेस of a given equation। अच्छा, लेट्स से कि मैं आपको एक जनरल इक्वेशन दे देता हूं। आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी, ठीक। आपने छोटी क्लासेस में इक्वेशन पढ़ी है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, पढ़ा है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग प्रूव करने की कोशिश करें whether the given equation is correct or not, तो हम इसको डायमेंशनली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक इसका LHS, दूसरा इसका RHS। अब LHS क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और RHS क्या है बेटा, 2as। अब मैं इस पर्टिकुलर साइड की डायमेंशंस बना लूंगा और इस पर्टिकुलर साइड की भी मैं डायमेंशंस बना लूंगा, और हम इस डायमेंशंस को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे whether the dimensions are correct or not। अगर डायमेंशंस करेक्ट होती हैं तब तो हम कहेंगे कि हाँ दिस फॉर्मूला इज अ वैलिड फॉर्मूला, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v क्या था, अच्छा वैसे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी था। एम आई राइट? Yes, sir. And u is initial velocity, okay? Yes, sir. So if we subtract velocity from velocity, what we will get? I told sir velocity. है ना। तो वेलोसिटी में से एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में से अगर मैं एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी माइनस करूं देन आई विल गेट वेलोसिटी। ओके, तो अब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड का हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है। मींस वेलोसिटी स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्क्वायर इज
सम चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर, यही हो सकता है ना? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी स्क्वायर. Yes, sir. Okay then. So the dimensional formula for this will be L t minus 1 square, which can be written as L2 t minus 2. लिख सकते हैं बेटा? Yes. अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, इधर देखेंगे ध्यान से. जब भी कभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप अप्लाई करते हो और डायमेंशंस आप बनाते हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 2 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू. नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर. दिस इज 2as. तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ड्रॉप कर दो, तो हमें क्या देखने थे? सिर्फ डायमेंशंस देखने थे. यानी कि हमें बात किसके बारे में करनी है? SI यूनिट्स और उससे बनाई गई डायमेंशंस के बारे में बात करनी है. सो इस फॉर्मूला में A किसको रिप्रेजेंट करता था बेटा? A रिप्रेजेंट करता था एक्सेलरेशन, S रिप्रेजेंट करता था डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा? 2 को हमने ड्रॉप कर दिया. एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है? मीटर. मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. यही बन गया. Yes, sir. Yes, sir. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा बेटा L2 t minus 2. बन गया? Yes, sir. Hence LHS is equal to RHS. So hence Hence prove proven. that this formula is correct. So we have dimensionally proved that the formula is correct. ठीक है, अब ये एक केस हमने लिया जहां हमने ये प्रूव कर दिया डायमेंशनली कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट फॉर्मूला है. लेकिन बेटा अगर मान लो कि कोई सिचुएशन आपको ऐसी दे दी जाए जहां पर कि फॉर्मूला करेक्ट ना हो, तो वो आपसे ये भी पूछेगा कि काम करो बेटा, अब ये बता दो कि करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, ऐसा एक केस और ले लेते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस Yes, वन इज sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. हाँ जी सर. सबसे क्लियर है बेटा? लक्ष्य क्लियर है? कुणाल? Yes, sir. ओके देन, ठीक है. अच्छा, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ठीक है, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में लेट्स से कि मैंने एक फॉर्मूला दिया आपको, F इज इक्वल टू 4 पाई FMR. नाउ द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? इस सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. तो यहाँ पर F क्या है बेटा? फोर्स. स्मॉल f क्या है? फ्रीक्वेंसी. m है मास और r है बेटा रेडियस. ठीक है, अब हमें ये देखना है whether the given formula is correct or not. If it is correct तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेक्ट है तो फिर करेक्ट कैसे हो सकता है? तो एक काम करें, F LHS is equal to, सॉरी, एक तरफ LHS लिया और एक तरफ RHS. RHS है आपकी 4 पाई FMR. तो मैंने क्या बोला था कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को ड्रॉप कर दो. तो 4 पाई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई 22/7 होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. 4 तो है ही न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद FMR. ठीक है, अब बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? Hertz. हर्ट्ज. और हर्ट्ज हम किसको कहते हैं? साइकिल्स पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड. यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टाइम. ठीक है, m क्या है यहाँ पर? मास. तो मास को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M. ठीक है, और r क्या है? लेंथ. इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल L. सो दिस विल बी m1 L1 t minus 1. ये हमारा RHS है. Yes, sir. Okay then, let's move on to the left hand side. Left hand side is F. F मैंने बोला क्या है? फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की SI यूनिट kg. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So this will be m1 L1 t minus 2. So LHS is not equal to RHS. ठीक है,
तो एक बात तो यहां से प्रूव हो गई कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए देन व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला, तो क्या बताओगे? हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दें। सो करेक्ट फॉर्मूला विल बी f is equals to 4 pi f square mr. Is this clear to all? सना क्लियर है बेटा? Yes, sir. देखो यहाँ पर t माइनस वन है ना, अगर t टू दी पावर माइनस वन हो और मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वी विल गेट t टू दी पावर माइनस टू। बच्चे इसको प्लस टू कर देते हैं, प्लस टू मत कर देना बेटा, ये पार है, ठीक है? यस सर। पार्ट्स में साइन चेंज नहीं होंगे। सो द करेक्ट फार्मूला विल बी f इक्वल टू 4 पाई f स्क्वायर mr। तो एक केस हमने करा जहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला कंप्लीटली करेक्ट था, और एक केस हमने करा जहां पर हमारे पास फॉर्मूला रॉन्ग था बट हमने उसको करेक्ट बना दिया। सो आई होप कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस So सर। the prerequisites for this particular application is कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए, है ना? डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आता है देन दिस विल बी एन इजी वन, ठीक है? एक क्वेश्चन करेंगे? यस सर। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर और आप उसको बना के दिखाएंगे whether it is correct or not। और इक्वेशन है बेटा, so P is equal to mv square upon T। So this is P is equal to mv square upon T where the symbols have their usual meanings। P यहाँ पर क्या है? पार, m है मास, v is velocity and t is time। जल्दी से करके बताओ within 2 minutes whether the formula is correct or not। Sir, it's correct. हाँ जी, it is correct। सबको पता है कि ये करेक्ट कैसे है? Yes, sir. यस सर करेक्ट है। ओके, तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये करेक्ट है ना? सिंपल सी बात है, हम इसको अगर बहुत दूर तक ना भी लेके जाते, ठीक है, तो हम वैसे भी बता सकते थे कि P इंटू टी, P इंटू टाइम इज एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, है ना? यस सर। या सॉल्व करके दिखाऊं? आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी नीड है सॉल्व करने की। नो सर नीड नहीं है। ओके, लक्ष्य सॉल्व करूं बेटा? नो सर। कुणाल? नो। ठीक है, ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, तो आई होप कि आप फर्स्ट एप्लीकेशन कर लेंगे। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू डिराइव न्यू फॉर्मूलाज और टू डिराइव न्यू रिलेशन बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, अब टू डिराइव द न्यू रिलेशंस और टू डिराइव द न्यू फॉर्मूलाज, टू डिराइव द न्यू formulas। Now this is the second application and is the most important one। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? क्योंकि बहुत केसेस के अंदर ऐसा होता है बेटा कि हमें नहीं पता होता कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, लेकिन हमें कई बार ना उसकी यूनिट्स पता होती हैं। अगर हमें यूनिट्स पता हो और हमें ये पता हो कि डिपेंडेंसी कौन कौन सी चीज के ऊपर है, तो हम करेक्ट रिलेशन डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या मैं डिक्टेट कर दूं, आप लिखोगे? सर आप बोर्ड पे लिख दो प्लीज।
ठीक है, बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक, a spherical body of radius r falls through a viscous fluid of viscosity eta. ठीक है, this is coefficient of viscosity eta. Sir. Viscous fluid of viscosity eta with velocity v. The layers of the fluid resist or oppose the motion of the body, establish a relation between the force exerted by the fluid and the above said quantities. ठीक, now the question is over, और question I hope कि आप सब लोगों को clear भी हो गया होगा। Yes, sir. मैं एक बार repeat कर देता हूँ। A spherical body of radius r falls through a viscous fluid of viscosity eta with velocity v. यानी कि एक spherical body है and that spherical body is moving through a viscous fluid, और हमने कहा कि ये एक spherical body थी and it starts falling into the viscous fluid, और जैसे ही वो viscous fluid के अंदर आती है तो ये बॉडी जैसे जैसे फ्लूइड के अंदर मूव करती चली जाएगी, इसकी लेयर्स एक्सपैंड होती चली जाएंगी और ये सारी की सारी लेयर्स क्या करेंगी, एक अपथ्रस्ट लगाएंगी और उसके साथ साथ एक विस्कस ड्रैग लगाएगी जो कि इसको ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर इसको वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। नाउ दैट फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन F. So we have to calculate this force, the relation for this force of a body of radius r, अच्छा मैंने capital R लिया है, and the coefficient of viscosity of the fluid is eta, and the velocity with which the body is moving is v. अब हमें इन सब चीजों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। एक सर जी सर सलाह कह रही है वो दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर ले, उसको एडमिट कर दो प्लीज। कर लिया बेटा, कर लिया। ओके सर। ठीक है, ओके, तो अब हमें इसके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे करते हैं, आप सभी चीजें छोड़ के बिल्कुल ध्यान से पहले देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, बाकी काम बाद में। आपको क्वेश्चंस दूंगा तो आप उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन दोबारा से। हाँ बेटा, मैंने अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है आपको टू डिराइव द न्यू फॉर्मूलाज। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r falls through a viscous fluid of viscosity eta. ये देखो, ये एक स्फेरिकल बॉडी है and it is falling through a viscous fluid of viscosity eta with velocity v. अब विस्कस फ्लूइड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो लेयर बाय लेयर एक्ट करता है, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट लेयर एक्सपैंड होगी अप टू इट्स मैक्सिमम, उसके बाद जब वो फर्स्ट लेयर टूट जाएगी तो फिर सेकेंड लेयर के ऊपर फोर्स लगने लगेगा, और इन दिस प्रोसेस हर लेयर बॉडी के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। नाउ दैट अपोजिंग फोर्स इज अपवर्ड्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, और हमें इसी फोर्स का रिलेशन बनाना है किस किस के बीच में, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी कि जो जो हमारी क्वांटिटीज हैं उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। एक तो बेटा हमें r चाहिए फॉर्मूला में, एक v चाहिए और एक क्या चाहिए, ईटा। और फॉर्मूला किसके साथ बनाना है, हमें फोर्स के साथ।
तो फोर्स F, ठीक है। सो दीज आर द 4 क्वांटिटीज। हमें इन 4 क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे फोर्स लगानी है और मुझे ये नहीं पता दैट के all the other 3 quantities either they are in direct relation with force or they are in inverse relation with force. मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही रिलेशंस हो सकते हैं, या तो कोई बॉडी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यस सर। बट x को इनवर्स रिलेशन में लेने से, अच्छा सॉरी मैंने डायरेक्ट लिखना चाहिए, हाँ, या तो ये रिलेशन होगा डायरेक्ट रिलेशन या ये होगा इनवर्स रिलेशन। अब बेटा किसको हम डायरेक्ट लें, किसको हम लोग इनवर्स लें, हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम इनिशियली इनकी पावर्स को कुछ रैंडम वैल्यूज लेट कर लेंगे। तो मैं कहता हूं लेट, दिस इज सॉल्यूशन, लेट force acting on the body is directly proportional to coefficient of viscosity, लेकिन हमें पार नहीं पता, तो मैं यहां लेट कर लूंगा कि पार a। अब इस a की वैल्यू -1 भी हो सकती है, इस a की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर इस a की वैल्यू में ठीक से कैलकुलेट कर पाऊं तो मेरा रिलेशन करेक्ट बनेगा, अगर a की वैल्यू ठीक से कैलकुलेट नहीं की तो रिलेशन गलत बनेगा, ठीक बात है। यस। ऐसे ही बाकी क्वांटिटीज को भी ले लेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेट्स से कि इसका जो डायमेंशन है वो b है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और इसकी डायमेंशन क्या है, c। जब बेटा हमने डायमेंशनल एनालिसिस शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस आर नथिंग बट द पार्ट्स। किसकी पार्ट्स हैं वो? m, l और t की पार्ट्स हैं। इसी यस तरह सर। से ईटा की पार a, तो a क्या होगी? डायमेंशन होगी किसकी? ईटा की, जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। r की डायमेंशन b होगी जिस पे फोर्स डिपेंड करेगा। वेलोसिटी की डायमेंशन c होगी जिस पे फोर्स डिपेंड करेगा। नाउ इट इज नॉट क्लियर टू अस कि हमें इसको डायरेक्टली लेना है या इनडायरेक्टली, तो मैंने इसको a, b और c रैंडम वैल्यूज लेट कर ली, ठीक है। अब आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, f is directly proportional to eta a, rb और vc, क्योंकि तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने लेट कर लिया। इनको ऐसा लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। यस सर। ओके देन, अब बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको निकालना आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं mlt -2, ठीक है, m1l1 t -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आई होप के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपको निकालना आता हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन लेंथ, है ना, ठीक है। तो फोर्स था mlt -2, एरिया था l2, वेलोसिटी lt -1 और लेंथ क्या है l। l से l कैंसिल आउट हो गया, सो दिस विल बी m1 l -1 t -1, यही होगा, यस सर। ठीक है। तो बेटा मैं डायरेक्टली ईटा का फॉर्मूला यहां प्लेस कर रहा हूं, ml -1 t -1 की पार a, रेडियस तो हमें पता है कि सिर्फ लेंथ होता है पार b, और वेलोसिटी होती है lt -1 और पार क्या आ गई c। इस स्टेप तक सबको क्लियर है क्या करना है? यस सर। यस सर। ठीक है, सना क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके देन, अच्छा चलो, अब बेटा हम क्या करें, इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा m1 l1 t -2, so this formula becomes directly proportional to m to the power a l to the power -a plus b plus c and t to the power -a minus c। अब ये जो स्टेप है क्या ये क्लियर है सबको? नहीं सर, दोबारा। यस सर। अच्छा देखो, देखो बेटा ml -1 t -1 की पावर a है, तो इसका मतलब m की पावर भी a होगी
एल की पावर माइनस ए हो जाएगी और टी की पावर माइनस ए हो जाएगी यहाँ पे। Yes, sir. देखो ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है क्या? x टू दी पावर m टू दी पावर n किसके बराबर होता है बेटा? x टू दी पावर m इंटू n होता है। हाँ जी. तो यहाँ से m की पावर तो a हो गई, l की पावर कितनी हो गई? माइनस ए। लेकिन मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो यहाँ l की पावर b है तो माइनस ए प्लस b, और इधर l की पावर कितनी है? प्लस c। सो दिस विल बी माइनस ए प्लस b प्लस c। Yes, sir. मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है ना बेटा। हाँ जी. तो जैसे मान लो यही लिखा होता है यहाँ पर x टू दी पावर m टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर a टू दी पावर b, तो आप इसको क्या लिखते? आप इसको लिखते x टू दी पावर mn प्लस ab, ऐसा लिखते हैं ना बेटा। Yes, sir. तो हमने यहाँ पर यही काम करा ना, a की Yes, पावर, sir. ठीक है। अब t में देखो, t की यहाँ पे पावर कितनी है? माइनस ए। when it is getting multiplied with t to the power minus c, so we have t to the power minus a minus c. Yes, sir. Yes, sir. I hope it is clear to all of you now. Yes, sir. Okay then. तो अब बेटा मुझे कुछ नहीं करना, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर देना है यहाँ पे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट हम इन पावर्स को क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। अब सबसे पहले कंपेयरिंग द लाइक पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ लाइक क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले मैं मास की पावर्स को कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ मास की पावर कितनी है? a, और यहाँ मास की पावर कितनी है? 1 है ना। Yes, sir. तो दिस इज a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट l की पावर्स को कंपेयर करेंगे, माइनस ए। सर ये प्रोपोर्शनल है तो नहीं इक्वेट कैसे कर सकते हैं पावर्स को? बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो कोई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, और जो कांस्टेंट होगा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट हो तो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी, ठीक है। यस सर. तो इसीलिए हम पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ओके, लाइक Yes. क्वांटिटीज को, राइट। यस सर. तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, और बेटा माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ m कंपेयर की थी, यहाँ हमने पार्ट्स ऑफ l को कंपेयर करा, और यहाँ हमने पार्ट्स ऑफ टाइम को कंपेयर करा, कर लिया। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, a की वैल्यू 1 है, इस वैल्यू को उठा के मैं अगर यहाँ डाल दूं बेटा तो -1 माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो माइनस सी इज इक्वल टू -1, कट गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यस सर. अब दूसरा देखो, नाउ वी नो दैट c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1, तो यहां पुट कर दें सेकंड में, तो -1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सो b इज आल्सो इक्वल टू 1। तो वी हैव थ्री वैल्यूज, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। Therefore f is directly proportional to eta to the power 1, r to the power 1 and v to the power 1। तो बेटा f का फॉर्मूला हुआ k टाइम्स ऑफ eta r v। अब आपको मैं बता दूं, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं, कभी भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आए, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नाम से आएगा, इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोक्स फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और यहां पर याद रखना k की वैल्यू होती है 6 पाई, तो f किसके इक्वल हो गया? 6 पाई ईटा आर वी। अभी इस स्टेज में आपको k की वैल्यू याद रखने के लिए नहीं जरूरत है, आप सिर्फ k ईटा आर वी भी लिख देंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। ओके बेटा, Okay, sir. ठीक है, लक्ष्य क्लियर है?
यस सर। हाँ, तो अभी देखो जो आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया था, यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमने लिया 6 पाई। 6 पाई की कोई यूनिट हो सकती है बेटा? नो सर। क्योंकि पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7 यस सर। और 6 और वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? यस सर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। 2 मिनट लगाओ, एक बार इसको ध्यान से देखो, ठीक है? और फिर मुझे बताओ कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो तो उसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्टोक्स फॉर्मूला के बारे में क्वेश्चन क्या है? स्टोक्स फॉर्मूला के बारे में सर स्टोक्स फॉर्मूला के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा? स्टोक्स फॉर्मूला के बारे में आपसे बेटा कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला, मतलब दिस इज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि ऐसा कोई भी एक फॉर्मूला, हाँ कोई भी फॉर्मूला वो आपसे डिराइव करेंगे तो उसका नाम नहीं पूछेंगे अभी, एक्चुअली इस स्टेज पे नहीं पूछेंगे अभी, बिकॉज अभी तो आपने फिजिक्स पढ़नी शुरू करी है, ठीक है? स्टोक्स फॉर्मूला इज बेसिकली यूज्ड इन फ्लूइड डायनामिक्स, तो जहां पर फ्लूइड डायनामिक्स आएगा वहां इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो करंटली आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि ये डिराइव कैसे हुआ, ना इसके कांस्टेंट के बारे में पूछा जाएगा ना इसका नाम पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वैसे दे दी कि यहाँ पर k की वैल्यू 6 पाई होनी चाहिए, और जो कि होती है, और इस फॉर्मूला का नाम है स्टोक्स फॉर्मूला, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, हो गया, समझ आ गया ये? कुणाल, सर। लक्ष्य क्लियर है बेटा? अनुभव, यस यस सर। सना, समझ में आ गया बेटा स्टेप्स? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रब कर दूं बोर्ड? यस सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, when a current I, when a current I is established in a heater coil, some heat is said to be dissipated across the heater coil. This heat
depends upon the potential difference applied and for how much time it is applied. Establish a relation between potential difference, current and time establish a relation for energy consumed in heater coil between potential difference, current and time. अच्छा, क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब आप लोग क्लास 10th में, मैंने जान के ये क्वेश्चन अभी बनाया आप लोगों के लिए कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो अभी इसके साथ। क्लास 10th में आप एक चैप्टर करते हो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला फॉर्मूला आप जनरली बनाते हो, है ना? तो वहां पर फॉर्मूला कुछ और होता है, ठीक है? जनरली द फॉर्मूला देयर इज आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? मैंने आपसे बनवाया है वी आई और टी की टर्म्स में, बना लेंगे? यस सर, एच इक्वल्स वी आई टी। हाँ, जल्दी से ट्राई करें। मैंने पहले वाले क्वेश्चन के स्टेप्स मिटाए नहीं है, ठीक है? बना लेंगे ना? यस सर। सना, ट्राई करो बेटा, लक्ष्य हो जाएगा। यस सर। कुणाल, कर लोगे बेटा? कुणाल, सना, हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है बेटा, करो ट्राई और फिर बताओ कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, आप एक और काम कर सकते हो, देखो ध्यान से। एग्जाम में आपने फॉर्मूला तो डिराइव कर दिया, ये वाला, जैसे F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, या F इक्वल टू ईटा आर बी आपने बना दिया, के ईटा आर बी। अब ये ठीक है या नहीं, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? फर्स्ट मेथड से, LHS इक्वल टू RHS से, ठीक है? सर हाँ, वो वेरिफिकेशन जरूरी हो जाती है बेटा इनिशियली। आप थोड़े दिन के अंदर इतना कंफर्टेबल हो जाओगे डायमेंशंस के साथ कि फिर आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं एक अननोन फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो हमेशा वेरीफाई जरूर करो। अच्छा, 2 मिनट्स का टाइम है और 2 मिनट्स के बाद फिर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन को करना। तब तक आप ट्राई करो हो जाता है या नहीं हो जाता।
तो सर हाँ जी, मैंने v का जो पावर है वो a ली है, i की b ली है और टाइम की c भी है। हाँ जी। सर मेरी a की पावर 1 आ गई है, हम्म। की 2 और c की -2 आ गई है। और हीट एनर्जी सर सेम है कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला mLT के उसमें m रेज़ टू द पावर 1 l रेज़ टू द पावर 2 एंड t रेज़ टू द पावर -2 है सर, तो वो इक्वेट हो रहा है। इक्वेट हो रहा है। यस सर। हाँ तो ठीक है फिर, अगर इक्वेट हो रहा ठीक है है तो। सर। ले, लेकिन आपके पास फॉर्मूला तो लास्ट में बेटा, जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी बनना चाहिए। यस यानी यस सर। वी का जो भी कोई यस डायमेंशन सर। आपने दिया उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। आई यस सर। देखो, देखो ध्यान से, आप इसको ऐसा करने की कोशिश करोगे कि energy is directly proportional to potential difference to the power A, current to the power B and time to the power C। यही होना चाहिए ना, यस सर। है ना? तो अब आपको बेटा जब आप A, B और C की वैल्यूज निकालो तो वो 1 1 और 1 आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। सर करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बेटा वही होता है, करंट ही होता है एम्पेयर ए। यस सर। हो रहा है बेटा? यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना सीधा नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में। सर हाँ जी, A की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। B की 2 और C की -1। नहीं, तीनों की 1 आनी चाहिए बेटा। अच्छा। देखो, आपके पास हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इनटू टाइम। पावर क्या होती है? वी आई, है ना? तो एनर्जी का फॉर्मूला वी आई टी होना चाहिए ना? यस सर। हाँ, करो। अच्छा करूं? यस सर प्लीज। ठीक है, देखो जरा। अच्छा बेटा, सबसे पहले मुझे यहीं पर कुछ मैनिपुलेशंस करनी है, ठीक है? देखना ध्यान से।
एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 t-2 होता है। Yes, sir. अब पोटेंशियल वोल्ट होता है, लेकिन वोल्ट को आप mlt की फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो कैसा लिख सकते हो? देखो ध्यान से, v किसके बराबर होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज यस सर, होता है ना। यस सर, अब पोटेंशियल अगर बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज है तो मैं इसको ml2 t-2 अपॉन q ऐसा लिख सकता हूं। यस सर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ml2 t-2 अपॉन q रेज टू द पावर a। अब यस करंट होता सर, है अब करंट होता है एम्पेयर। एम्पेयर को हम क्या लिख सकते हैं? q अपॉन t, यानी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। यस सर, यस सर, तो अगर मैं बेटा इसको लिख दूं q बाई t, ठीक है, t ऊपर आ जाएगा तो दिस विल बी qt माइनस 1 टू द पावर b, और दिस विल बी t टाइम तो t है ही c। इज दिस ओके? यस सर, अच्छा आप देखना ध्यान से, ml2 t-2 is directly proportional to m to the power a l to the power 2a t to the power minus 2a, ठीक है। इधर से आ जाएगा माइनस b, इधर से आ जाएगा प्लस c, लेकिन ये q भी तो बच गया, q की पावर आ गई माइनस a प्लस b। यस सर, अब यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई ना, q। यस सर, यस सर, अब एक चीज देखना ध्यान से, क्या इस तरफ से q है कंपैरिजन करते हुए? सर, नहीं है ना। नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, तो बेटा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग q, है ना। यस सर, सो a इज ए इक्वल इज टू इक्वल q, टू बी। ठीक है। यस सर, अब मास को कंपेयर करें अगर, देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू 1 कंपेयरिंग मास, तो अगर a इज इक्वल टू 1 है तो बेटा b भी तो 1 हुआ, यस सर, क्योंकि हमने यहां पर लिखा a इज इक्वल टू b, ठीक है। ओके सर, तो देखो हमारे पास a भी 1 आ गया और b भी 1 आ गया। अब बात फंस गई सिर्फ c के लिए, तो एक और काम करते हैं, अब t को कंपेयर कर लेते हैं। जब हम t को कंपेयर करेंगे तो बेटा माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -2, ठीक है। यस सर, अब a की वैल्यू 1 थी, सो दिस विल बी -2 माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -2, तो -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, सो b इज इक्वल टू c। यस सर, Now a is 1, b is 1, hence c is also equal to 1, यस सर, ठीक है। आ गया बेटा, v की पावर 1 आ गई, i की 1 आ गई और t की भी 1 आ गई, ठीक है। यस सर, यस सर, अब ये फॉर्मूला तो आपको आता ही था, तो यहां से ये बात प्रूव हो गई कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। देखना चाहते हो 2 मिनट के लिए बेटा, फटाफट से इसको स्टडी करो। ये So, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको आपकी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा, ना किसी और बुक के अंदर मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के कैसे भी बना के और एग्जाम्स में डाल दिए जाते हैं, खासकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है।
सर हम क्यू की जगह ए के टर्म्स में भी कर सकते हैं क्या? क्यू की जगह ए की टर्म्स में, हाँ ए और बी की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ से भी ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में बी यस सिर्फ सर। एक ही जगह है ना, बी सिर्फ आपके पास एक ही जगह है ना टी के साथ, यस सर। वो वैसे भी आ जाएगा, फिर माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ ही जाएगा अगर ए कंपेयर हो गया यस तो भी बी इक्वल टू सी आ जाता है। बट वो मेन कॉन्सेप्ट जहां सब्जेक्टिव पेपर होता है ना बेटा, वहां पर मेन कॉन्सेप्ट यही देखने की कोशिश करते हैं कि अब ये एक अननोन क्वांटिटी क्यू यहाँ पर जनरेट हो गई थी, तो इस क्यू को आप कैसे हैंडल करोगे, मार्क्स इसी बात के होते हैं। यस सर। अच्छा, मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, अभी थोड़ी देर में आपके पास सेंड कर दूंगा मैं, आप इन दोनों मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ ओके 5-7 सर। क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके सर। तो आज जो हमने किया क्या वो क्लियर है बेटा, कुणाल आपको क्लियर है, सना? यस सर। सर मुझे ना लास्ट क्लास की कुछ क्वांटिटीज में डाउट था। हाँ बता दो। सर दो ही है बस, एक इम्पल्स और दूसरी स्ट्रेस। एक इम्पल्स और दूसरी स्ट्रेस। स्ट्रेस, ओके। देखो बेटा, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। अब बेटा मोमेंटम होता है आपका, जब चेंज इन मोमेंटम कहते हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल हो गया m इनटू u, तो m कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज v माइनस 2। अब बेटा मैंने आपको ये बोला था कि चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी, यानी व्हेन वी subtract velocity from velocity, so what we will get, velocity, है ना। यस सर। तो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स होता है आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत लार्ज हों, तो ऐसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शटल कॉक का रैकेट से हिट होना, ठीक। एक अगर आप लॉन टेनिस देखते हो या खेलते हो तो जनरली देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि जिनकी गेम जनरली पार गेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पुराने टाइम में चले जाओ, अच्छा चलो आज की ही बात करें तो राफेल नडाल का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। तो जो एसेस हैं, एसेस एसेस मींस व्हेन द बॉल हिट्स द रैकेट और सामने वाला प्लेयर उसको टच भी ना कर पाए, तो इसको हम एस कहते हैं। तो जनरली दीज एसेस आर इन द रेंज ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर, 206 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोचो द टाइम फॉर विच द बॉल एंड रैकेट आर इन कॉन्टैक्ट, बट द अमाउंट ऑफ मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द बॉल इज सो हाई कि वो हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम टच होने के बाद भी it covers large distances. Same is the case in cricket, same is the case in बैडमिंटन। हाँ बैडमिंटन में भी मैंने आपको बताया था शायद कि एक सिंगापुर और इंडोनेशिया के प्लेयर है, हाँ सॉरी इंडोनेशियन प्लेयर है, उस इंडोनेशियन प्लेयर के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दैट इज ऑफ द स्मैश, जिसकी की स्पीड थी 498 किलोमीटर पर आवर। अब नाउ यू कैन इमेजिन अ शटल, lightest of the shuttles, ठीक है, traveling at a rate of 498 kilometers per hour. So this is nothing but impulse, ठीक है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशंस बन जाएंगे। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा दूसरा क्या था बेटा, स्ट्रेस। यस सर। तो स्ट्रेस होता है
सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया। जनरली यहाँ पर जिस फोर्स की हम बात करते हैं वो नॉर्मल फोर्स होती है। नॉर्मल फोर्स का मतलब दैट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mLT - 2, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप मास इनटू एक्सेलरेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। Yes. Yes, sir. एरिया इज L2, L से L कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद M1 L - 1 T -, ठीक है। Thank you, sir. ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे, ठीक है। एंड आप मुझे एक बारी चारों लोग अगर बीच में कोई एक क्लास आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ऑन संडे, देन प्लीज लेट मी नो, तो हम एक क्लास शेड्यूल कर लेंगे संडे के लिए। Yes, sir. बट चारों अपने ग्रुप पे भेजना सो दैट के चारों के टाइमिंग्स या चारों की अवेलेबिलिटी मुझे पता रहे, ठीक है। कुणाल, लक्ष्य, यस सर। ओके बेटा, सो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज वाले दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. ठीक है बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, बाय।